आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और सच कहूं तो सबसे जटिल हिस्सों में से एक का गहरा और सटीक अध्ययन करने वाले हैं, यानी हमारे उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद। ये सक्सेस एकेडमी की सेकेंड ग्रेड पेपर फर्स्ट की रिवीजन क्लास है। बिल्कुल। और विषय बहुत ही सटीक है, भारतीय संविधान, विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय। मतलब इसमें हम अनुच्छेद 130 से लेकर 147 तक का पूरा जाल समझने वाले हैं। हाँ, जो कि संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 का हिस्सा है। तो चलिए सीधे स्लाइड 2 से शुरुआत करते हैं, जो अनुच्छेद 131 के बारे में है। इसे आरंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मैं इसे थोड़ा धीमी गति में समझाता हूं ताकि हमारे परीक्षार्थी अच्छे से नोट्स बना सकें। बिल्कुल, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हाँ। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से 3 स्थितियां हैं। पहला, भारत सरकार बनाम एक या अधिक राज्य। दूसरा, भारत सरकार और कुछ राज्य एक तरफ और अन्य राज्य दूसरी तरफ। और तीसरा, 2 या अधिक राज्यों के बीच का कोई विवाद जिसमें विधि या तथ्य का प्रश्न शामिल हो। अच्छा, मतलब अगर राजस्थान और गुजरात के बीच कोई कानूनी विवाद हो जाए तो वो सीधे यहाँ आएगा। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अन्य सभी न्यायालयों का अपवर्जन करके केवल उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता है। किसी हाई कोर्ट के पास आप नहीं जा सकते। हाँ। ये तो बहुत तार्किक है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसमें एक बड़ा अपवाद भी है ना? हाँ, और यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है परीक्षार्थियों। ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है। इसे ध्यान से सुने, मैं इसे 2 बार दोहराऊंगा। ये अधिकारिता उस विवाद पर लागू नहीं होगी जो संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, करार, प्रसंविदा या सनद से उत्पन्न हुआ हो। मतलब कोई पुराना एग्रीमेंट। बिल्कुल। एक बार फिर सुन लें, ये अधिकारिता उस विवाद पर लागू नहीं होगी जो संविधान पूर्व की संधि, करार, प्रसंविदा या सनद से उत्पन्न हुआ हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक पेच है। तो चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल मैं हमारे आरएएस और एसआई स्तर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों से पूछना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल पूछिए। तो सवाल ये है कि अनुच्छेद 131 के संविधान पूर्व की संधि वाले अपवाद और अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक व्याख्या की अपील के बीच क्षेत्राधिकार का क्या तकनीकी अंतर है? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही शानदार सवाल है। देखते हैं कमेंट्स में कितने लोग इसका सही लॉजिक पकड़ पाते हैं। खैर, आपने अनुच्छेद 132 का जिक्र किया तो स्लाइड 3 पर आते हैं। हाँ, जिसे मैं संवैधानिक अपीलों का मूल आधार कहती हूँ। बिल्कुल सही नाम दिया है आपने। अनुच्छेद 132 के तहत हाई कोर्ट के किसी भी निर्णय की अपील सुप्रीम कोर्ट में तब होती है जब किसी पक्षकार का यह दावा हो कि भाई इस मामले में संविधान के निर्वाचन या इंटरप्रिटेशन का जो सवाल है उसका फैसला गलत किया गया है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है ना? मैंने देखा है कि इसके लिए अनुच्छेद 134 क का जो प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य होता है। हाँ, एकदम। ये वो कड़ी है जो सुनिश्चित करती है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न, मतलब कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ सच में है या नहीं, हाई कोर्ट वो सर्टिफिकेट देता है। तो अब आते हैं सिविल और दांडिक मामलों के जाल पर। स्लाइड 4, 5 और 6। परीक्षार्थियों के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है इसे याद रखने की। अरे, ट्रिक्स तो हमेशा काम आती हैं, बताइए। देखिए, बहुत आसान है। 132 का मतलब सभी मामले, फिर 133 यानी सिविल मामले, और 134 मतलब दांडिक या क्रिमिनल मामले। एक लाइन से याद हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 133 सिविल विषयों में अपील की बात करता है, और यहां भी वही अनुच्छेद 134 क के तहत प्रमाणन आवश्यक है कि मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई प्रश्न है। और एक बात जो स्पष्ट होनी चाहिए, अगर हाईकोर्ट के किसी एकल न्यायाधीश यानी सिंगल जज ने कोई फैसला दिया है तो उसकी सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। सही कहा ना मैंने? एकदम सही। आपको पहले उसी हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के पास जाना होगा। अब स्लाइड 5 पर चलते हैं, जो दांडिक या क्रिमिनल अपीलों पर है, अनुच्छेद 134। ये बहुत संवेदनशील मामला है क्योंकि इसमें किसी की जान दांव पर होती है। बिल्कुल, इसीलिए इसमें सीधे अपील का प्रावधान है, बिना किसी प्रमाण पत्र के, लेकिन केवल कुछ खास मृत्युदंड के मामलों में। अच्छा, वो मामले कौन से हैं? पहला, अगर हाईकोर्ट ने किसी निचली अदालत की दोष मुक्ति यानी बरी करने के फैसले को पलटकर सीधे मृत्युदंड दे दिया हो। और दूसरा, अगर हाईकोर्ट ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास मंगा लिया हो और सुनवाई में व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया हो। बाप रे, तब तो सुप्रीम कोर्ट जाना बनता ही है। हाँ। और तीसरा,
जो अन्य मामले हैं उनमें वही 134 का के तहत प्रमाणित होने पर ही अपील होगी। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे मैं दोबारा दोहराऊंगा। बिल्कुल, बताइए। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की दांडिक अपीली अधिकारिता को और बढ़ा सकती है। फिर से सुनिए, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की दांडिक अपीली अधिकारिता को और बढ़ा सकती है। यानी संसद के पास पावर है कि वो क्रिमिनल मामलों में सुप्रीम कोर्ट की पहुंच और व्यापक कर दे। अब जो हम बार बार 134 क के प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, जो हमारी स्लाइड 6 पर है, उसकी प्रक्रिया क्या है? ये बहुत सीधा है। हाई कोर्ट या तो स्वप्रेरणा से, जिसे सुओ मोटो कहते हैं, या फिर किसी पक्षकार के मौखिक आवेदन पर यह प्रमाण पत्र देता है। पर ध्यान रहे, ये आवेदन निर्णय सुनाए जाने के ठीक पश्चात होना चाहिए। यहाँ मैं 44वें संविधान संशोधन का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी, क्योंकि उसी ने इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया था। और मेरे पास इसकी भी एक मजेदार ट्रिक है। 134 क, तो क से याद रखिए कन्फर्मेशन, जो उच्च न्यायालय देता है। हाँ, क से कन्फर्मेशन, ये तो सच में दिमाग में छप जाएगा। चलिए अब स्लाइड 7 पर आते हैं, जो अनुच्छेद 135 है। ये थोड़ा अजीब लगता है पढ़ने में, संक्रमणकालीन या ट्रांजिशनल प्रावधान। हाँ, दरअसल ये न्यायिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना, तो 1937 के जो पुराने फेडरल न्यायालय थे, उनकी पेंडिंग शक्तियां और मामले हवा में ना लटक जाएं, इसलिए वे सभी शक्तियां उच्चतम न्यायालय को सौंप दी गईं। ओहो, मतलब एक तरह का ब्रिज है पुराने और नए सिस्टम के बीच। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो बहुत ही पावरफुल है, अनुच्छेद 136, स्लाइड 8। विशेष इजाजत से अपील यानी स्पेशल लीव पिटिशन। बिल्कुल, और इसके लिए मेरी ट्रिक है स्पेशल 36। इसे आप एक अत्यंत व्यापक और असाधारण शक्ति मान सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है। सही कहा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, यानी उनके विवेकानुसार काम करती है। ये किसी का अधिकार नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है? ये अनुच्छेद सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के कोर्ट मार्शल या उनके किसी न्यायाधिकरण पर लागू नहीं होता। वहां सेना का अपना अलग तंत्र काम करता है। ये बहुत ही लॉजिकल है। अब स्लाइड 9 अनुच्छेद 137 पर आते हैं। ये निर्णय के पुनर्वलोकन या रिव्यू के बारे में है और आरपीएससी के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों पीवाईक्यू में ये कई बार पूछा गया है। बिल्कुल। अगर अदालत को लगता है कि उसके पुराने फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि या एरर है, तो वो उसे सुधार सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने फैसलों से बंधा हुआ है? यहीं पर कैच है। परीक्षार्थियों, ये क्लोज परीक्षा में आपको उलझा सकता है। इसे ध्यान से सुने। उच्चतम न्यायालय अपने ही पूर्व निर्णयों से आबद्ध यानी बाउंड नहीं है। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है। 137 का मतलब है एक बार फिर से विचार, 3 और 7 मिलकर करें पुनर्विलोकन। ये ट्रिक्स बहुत काम की हैं। तो इसी के साथ एक और आरएएस और एसआई स्तर का सवाल हो जाए। एकदम। तो परीक्षार्थियों, अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत की जो विवेकाधीन प्रकृति है और अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विलोकन की जो आधार हैं, उनमें क्या मौलिक विधिक अंतर है? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे यकीन है कि जो लोग इस चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं, वो इसका बहुत ही बेहतरीन जवाब देंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 10 पर, अधिकारिता में वृद्धि। मतलब अनुच्छेद 138 और 139। हाँ, अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद संघ सूची के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकारिता दे सकती है। और 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के खंड 2 के प्रयोजनों से भिन्न किसी भी उद्देश्य के लिए रिट निकालने की शक्ति दे सकती है। मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि शक्तियों को सीमित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद उन्हें बढ़ा जरूर सकती है। बिल्कुल सटीक निष्कर्ष। अब स्लाइड 11 देखते हैं, अनुच्छेद 140 और 141। 140 सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक या सप्लीमेंट्री शक्तियों के बारे में है। और 141 तो बहुत ही पावरफुल है। बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 141 घोषित करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर यानी बाइंडिंग होगी। इसे ही हम न्यायिक पूर्व निर्णय या प्रेसिडेंट का सिद्धांत कहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो नीचे की हर अदालत के लिए कानून बन गया। लेकिन अनुच्छेद 142 जो हमारी स्लाइड 12 पर है, वो तो मुझे असीमित न्यायिक शक्ति का प्रतीक लगता है।
पूर्ण न्याय का सिद्धांत। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। असीमित न्यायिक और प्रवर्तन शक्तियां। कई बार किसी मामले में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए मौजूदा कानून कम पड़ जाता है। ऐसे में अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो कोई भी आदेश पारित कर सकता है। मतलब वो किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकता है और यहाँ तक कि अवमानना या कंटेम्प्ट पर दंड भी दे सकता है। बिल्कुल, वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, जब तक कि उस विषय पर कोई कानून ना हो। ये तो सच में गजब की शक्ति है। अब आते हैं शासन के एक और दिलचस्प पहलू पर। स्लाइड 13, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति। हाँ, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का संवैधानिक संवाद है। इसके दो भाग है ना, 143A और 143(2). राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं, पर यहाँ कोर्ट की राय देना वैकल्पिक है। वो मना भी कर सकते हैं। और 143(2)? वो संविधान पूर्व की संधियों से जुड़े विवादों के लिए है, जहाँ कोर्ट को राय देना अनिवार्य है। और इसे याद रखने की मेरी मजेदार ट्रिक है, 143 मतलब आई लव यू, मतलब दोनों के बीच एक प्यार भरा संवैधानिक संवाद और परामर्श। हाँ, ये तो कोई नहीं भूलने वाला। खैर, स्लाइड 14 और 15 पर चलते हैं, जो अनुच्छेद 144 और 145(1) हैं। 144 कहता है कि देश के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। और 145(1) ये नियमों के बारे में है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय अपने कामकाज के नियम बनाता है, जैसे वकीलों के नियम, जमानत की प्रक्रिया, खर्च और यहाँ तक कि अनुच्छेद 317(1) के तहत जो जांच प्रक्रिया होती है उसके नियम भी। अब स्लाइड 16, अनुच्छेद 145(2) और 3, ये बहुत ही जरूरी है, संविधान पीठ। हाँ, और ये पिछले सालों के पेपर्स का हाईलाइट रहा है। जब भी संविधान की व्याख्या का कोई बड़ा प्रश्न होता है या 143 के तहत राष्ट्रपति का निर्देश होता है, तो न्यूनतम जजों की संख्या 5 होनी चाहिए। मैं इसे दोहरा देता हूँ, संविधान पीठ के लिए न्यूनतम जजों की संख्या 5 होनी अनिवार्य है। मतलब कोई भी बड़ा संवैधानिक फैसला 5 जजों से कम की बेंच नहीं ले सकती। बिल्कुल। अब स्लाइड 17 देखिए, अनुच्छेद 145 4 और 5। ये न्याय में पारदर्शिता की गारंटी देता है। खुले न्यायालय की बात हो रही है ना, ओपन कोर्ट। हाँ, सारे फैसले खुले न्यायालय में सुनाए जाएंगे और वो बहुमत से होंगे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो जज बहुमत से सहमत नहीं हैं, उन्हें अपना असहमति यानी डिसेंटिंग निर्णय देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये लोकतंत्र की असली पहचान है। तो परीक्षार्थियों, यहाँ एक और बेहतरीन सवाल बनता है आप सभी के लिए। पूछिए। 3 की संविधान पीठ के निर्णयों के बीच क्या न्यायिक संबंध है? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्लोज के साथ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूं। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम हिस्से की ओर आ गए हैं। स्लाइड 18, अनुच्छेद 146, जो न्यायालय की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के बारे में है। बिल्कुल। इसमें स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो न्यायालय के प्रशासनिक व्यय हैं वो भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर भारत होंगे। इसका मतलब संसद में इन खर्चों पर मतदान नहीं हो सकता। एकदम सही। और इसी वजह से न्यायपालिका की वित्तीय स्वायत्तता बनी रहती है और वो बिना किसी दबाव के काम कर सकती है। बहुत ही शानदार। और हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड 19, अनुच्छेद 147 की बात करती है निर्वाचन या इंटरप्रिटेशन। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि इस अध्याय में संविधान के निर्वाचन के संदर्भ में न केवल 1950 का संविधान बल्कि 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम और सपरिषद आदेश भी शामिल माने जाएंगे। मतलब हमारा कानूनी इतिहास भी हमारी वर्तमान व्याख्या का हिस्सा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने आउटरो पर आ गए। स्लाइड 20 में जल्दी से पूरी तालिका का क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। बिल्कुल, श्रोताओं के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ध्यान से सुनिए। 131 आरंभिक अधिकारिता, 132 से 134 अपीली अधिकारिता, 136 स्पेशल 36 यानी SLP, 137 पुनर्विलोकन, 141 बाइंडिंग नियम, 142 पूर्ण न्याय, 143 परामर्श यानी ILY और 145 3 मतलब 5 जजों की संविधान पीठ। बहुत ही बेहतरीन सारांश। तो परीक्षार्थियों, मेरी आप सभी को यही सलाह है कि सक्सेस एकेडमी के इस कंटेंट का बार-बार रिवीजन करें